हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम आजीविका का टॉपिक देखेंगे। तो आजीविका में जो हमारा पहला टॉपिक है, पहली इकाई, पहली यूनिट जो है, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। तो ये इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हरित क्रांति से हरित क्रांति को आज मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है ना? तो क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज हम सिर्फ उसकी भूमिका देखेंगे कि हम समझेंगे कि हमारा जो भारत है उसमें कृषि की क्या भूमिका है। ठीक है, कृषि की क्या भूमिका है। और भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, सभी को मालूम है। ठीक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, बुक में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं, पढ़ते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और रोजगार एवं आजीविका सृजन में इसका सबसे अधिक योगदान है। सिंपल सी बात है, कृषि प्रधान देश है, तो हमारे जीवन यापन के लिए कृषि जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो रोजगार और आजीविका सृजन करने में सबसे बड़ा योगदान है किसका? कृषि का। यह भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 51% था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 17.7% है, जबकि कृषि क्षेत्र की वृद्धि 4.2% रही है। तो ये वाला डेटा फैक्चुअल है, फैक्चुअल कहती हूँ, सॉरी। हाँ, मतलब आपको याद रखने की आवश्यकता है कि बाई चांस अगर पूछ लिया जाए कि जीडीपी में क्या योगदान है ना, 2023-24 में, तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र की भागीदारी 17.7% है, जबकि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर, है ना, वृद्धि जो रही है 4.2% की रही है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? भारत में 56% जनसंख्या कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ रहा है कि भारत में 56% जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंडेंट है ना? चलिए अगला देखते हैं, क्या विशेषताएं हैं कृषि की। महात्मा गांधी के अनुसार कृषि भारत की आत्मा है। ये पूछा गया प्रश्न है ना? दुर्लभ भूमि एवं कृषि अति अ, दुर्लभ भूमि एवं श्रम अतिरिक्त अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि की विशिष्ट विशेषता है। ये भी पूछा हुआ है प्रश्न। कृषि से संबद्ध क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि को शामिल किया गया है, परंतु खनन एवं उत्खनन को इस क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। यह निर्धनता उन्मूलन, रोजगार सृजन और गुणित प्रभाव के साथ समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह अ, श्रम, आय, रोजगार सृजन इत्यादि के रूप में अतिरिक्त गतिविधि को प्रेरित करता है। यह क्रय शक्ति को बढ़ाता है, जो आगे समग्र मांग में वृद्धि करती है। यह चाय, चीनी, चावल इत्यादि जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात के माध्यम से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये कृषि की कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अ, यहाँ पे समझाने की आवश्यकता नहीं है ना? तो ये सारी चीजें आपको याद होगी। ठीक है, जहां तक मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, कृषि के संबद्ध क्षेत्र में किसको किसको शामिल किया गया है ना? कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सारी चीजें हैं, लेकिन खनन एवं उत्खनन को इस क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, प्रमुख फसलें हैं, है ना? मेजर क्रॉप्स हैं, कौन कौन से हैं? खाद्यान्न, गन्ना, जूट और मेस्टा, कपास, तिलहन और रोपण फसलें। तो खाद्यान्न में कौन कौन सी फसलें आती हैं वो भी देख लीजिए। ये सब हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हमको शायद ये सारी चीजें पता होगी, इसीलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो खाद्यान्न में अनाज, अनाज में कौन कौन से आएंगे? चावल, गेहूं, पोषक मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, ये सारी चीजें ही खाद्यान्न अनाज में आएंगे। और दलहन में क्या आएगा? तुअर की दाल, उड़द, मूंग, चना, मसूर और, है ना, अन्य प्रकार की दलहनें। और गन्ना भी है, जूट और मेस्टा है प्रमुख फसलों में।
तिलहन में क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, सरसों, तिल, लाइन बीज, अरंडी बीज, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन। और रोपण की फसलें क्या होती हैं, क्या होंगी इसके अंतर्गत, चाय, कॉफी, रबर और आलू, ये सब चीजें जो है ये रोपण की फसलें हैं। अगला देखते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती मोनोकल्चर या एकल कृषि कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल से शब्दों में कहा जाए तो मोनोकल्चर क्या है कि अ, एक मतलब मोनोकल्चर ऐसी कृषि, एक मिनट, मोनोकल्चर जो है वो ऐसी एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही प्रकार की फसल या पौधा एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय के लिए उगाया जाता है। ठीक है, लंबे समय के लिए। ठीक है, याद रखिएगा मोनोकल्चर जो है ये एक ऐसा कृषि प्रणाली है या ऐसी पद्धति है कृषि की जिसमें एक ही प्रकार की फसल है ना या पौधा एक बड़े क्षेत्र में है ना लंबे समय तक के लिए उगा, इसीलिए इसको एकल कृषि भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, राइस राइस राइस, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक बार एक साल में हम चावल ही चावल मतलब ये धान ही धान उगा रहे हैं, तो ये मोनोकल्चर का एग्जाम्पल है। जैसे ऐसी खेती में सस्यन सघनता यानी कि इसी को क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी कहते हैं, ये हमेशा 100% से अधिक रहती है, अधिक होती है। ठीक है, और मोनोक्रॉपिंग क्या है, तो मोनोक्रॉपिंग आप याद रखिएगा, एक एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना मोनोक्रॉपिंग या इसी को एकल सस्यन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है ना, अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल जैसे धान उगाया जाता है, तब इस प्रकार की खेती को एकल मोनोक्रॉपिंग या एकल सस्यन कहते हैं। इसमें सस्यन सघनता यानी कि क्रॉपिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% होती है। तो इसका भी वही सेम मतलब वही है ना, कि मोनोक्रॉपिंग क्या होगा, ये भी एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में है ना, एक ही खेत में अ, अ, हर वर्ष एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है ना, एक ही खेत में हर वर्ष एक ही फसल उगाई जाती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, इसी को एकल फसल क्रॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम एकल फसल कृषि, ठीक है, इसी को हम एकल फसल कृषि भी कहते हैं। है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल टाइप का वर्ड दिया हुआ है एकल सस्यन्या, है ना, इसको थोड़ा समझने में परेशानी होती है, इसलिए सिंपल सा आप समझिए कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें एक ही खेत में हर वर्ष एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, बिना फसल चक्र को अपनाए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बिना फसल चक्र को अपनाए है ना खेती की जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। इसमें ना जी एक छोटा सा मतलब मोनोक्रॉपिंग और ये क्या हमने मोनोक्रॉपिंग और क्या देखा था, मोनोकल्चर ना, इन दोनों में सिर्फ एक छोटा सा फर्क ये होता है कि मोनोक्रॉपिंग क्या है, हर साल एक ही फसल को उगाना, है ना, और मोनोकल्चर क्या है, एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक एक ही प्रकार की फसल को उगाना, है ना। तो थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मैं यहाँ पे आपको लिख करके बताती हूँ। ठीक है, आप एक साइड आप देख लीजिए, है ना, मोनो क्रॉपिंग, आई गेस थोड़ा बहुत समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखने में मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, और मोनो कल्चर, ठीक है, तो इसमें छोटा सा फर्क दिखेगा आपको, क्या कि ये हर साल मोनोक्रॉपिंग क्या है, आ, हर साल एक ही फसल उगाना, हर साल एक ही फसल, हर साल एक ही फसल। ठीक है, और इस
कल्चर में क्या होगा, एक बड़े क्षेत्र में, है ना, बड़ा सा एक क्षेत्र ले लिया, है ना, उसमें लंबे समय के लिए, लंबे लंबे समय तक के लिए एक ही प्रकार का फसल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये मोनोक्रॉपिंग क्या है कि हर साल एक ही फसल को हम उगाते हैं, और मोनोकल्चर में हम लंबे समय के लिए एक ही प्रकार, मतलब एक ही खेत में लंबे समय के लिए एक ही प्रकार का फसल उगाना। तो इसमें आप मोनोकल्चर में आप एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, मोनोकल्चर में आप जैसे कि गन्ना एक ऐसी खेती है जो लंबे समय के लिए उगाई जाती है ना, क्योंकि लगभग लगभग गन्ना को उगने में लगभग 1 साल का टाइम लगता है ना। और धान और गेहूं वगैरह जो ऐसी खेती होती है ना, ये मोनोक्रॉपिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न का अर्थ निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है। किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला सस्यावर्तन फसल चक्र सस्यन क्रम कहलाता है। किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में विभिन्न फसलों को उस क्षेत्र का प्राप्त भाग सस्यन क्रम दर्शाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड जो है ना डिफिकल्ट है ना। तो सिंपल सा आप ये समझिए कि फसल चक्र को हम ही मतलब ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है ये क्या कहलाता है? क्रॉपिंग पैटर्न सिंपल से लैंग्वेज में हम इसको समझें तो उस तरीके को कहते हैं, है ना, उस पैटर्न को कहते हैं जिसके तहत किसान किसी क्षेत्र में फसलों को उगाने की एक स्ट्रेटजी बनाता है या योजना बनाता है या प्लानिंग करता है ना। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी हो, ठीक है, या जलवायु कैसी हो, जल में उपलब्धता उसकी कैसी हो, या कृषि तकनीकों के आधार पर कौन सी फसलें कब और कैसे उगाई जाएंगी, है ना। यही उसका मतलब क्या कहना चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न है ना। इसी को हम सिंपल से लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ठीक है ना। क्या मतलब हम देखेंगे कि किस तरह से कृषि की जा सकती है, खेती की जा सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा वही तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र का मतलब ये होता है, फसल चक्र का मतलब होता है कि हर सीजन में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। ठीक है, और जैसे कि कीटों की जो समस्या होती है ना वो कम हो। जैसे कि पहले साल में गेहूं, अगले साल में मक्का, और फिर अगले साल में दलहन, है ना। इस तरह से जो चक्र चलता है उसको हम फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा आपको। अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे खाद्यान्न फसलें, है ना, सीरियल क्रॉप्स। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? प्रमुख खाद्यान्न जिसको हम मेजर सीरियल्स कहते हैं, इसके अंतर्गत आजकल गेहूं, धान तथा जौ को सम्मिलित किया जाता है। नोट में आप याद रखिएगा, धान के खेत में पंख भंजन, इसी को पडिंग कहते हैं, है ना, पानी की रिसाव को कम करने के लिए की जाती है। पंख भंजन आपको वो शायद वर्ड समझ में ना आए तो मैं आपको इसको समझाती हूँ। पंख भंजन का मतलब होता है जी आ, क्या कहना चाहिए, एक खेत है, खेत में अगर हम पानी भर देते हैं और उसको कीचड़ बना देते हैं, पानी भर करके हम उसको कीचड़ बना देते हैं, जैसे कि धान वगैरह हम जब लगाते हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो धान की जब हम खेती करते हैं तो उसको हम पानी डाल करके, मतलब बारिश का पानी या फिर वटेवर, है ना, ट्यूबवेल से भी अगर हम पानी उसमें खेत में डालते हैं तो जो कीचड़ बनता है ना उसी को पंख भंजन कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत धान, गेहूं, जौ ये सबको शामिल करते हैं। ठीक है, और मोटे अनाज क्या होता है, सॉरी, मोटे खाद्यान्न में मिलेट्स जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा इसको सम्मिलित किया गया है। और लघु खाद्यान्न, है ना, इसमें मड़ुआ, रागी, कोदो, कुटकी, सावा, काकुन, चेना, है ना, ये सब चीजें लघु खाद्यान्न के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए मड़ुआ यानी कि फिंगर मिलेट्स एक उत्तम आहार है। खाद्यान्नों
की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। आप इसको ना गूगल करके देखिएगा जी। मुझे ना मैंने ढूंढा तो नहीं हालांकि मड़ुआ के बारे में, बट मड़ुआ ना देखिएगा क्योंकि बहुत फेमस है मड़ुआ। हमारे पहले हमारे क्षेत्र में इसकी खेती होती थी जब हम लोग छोटे छोटे थे। अब इसकी खेती बहुत ही कम देखने को मिलती है हमारे क्षेत्र में। ये थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, इसका आटा इसके आटे से चीला वगैरह बनाया जाता है मड़ुआ के आटे से। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। खैरा रोग धान में जिंक की कमी से लगने वाला एक प्रमुख रोग है। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। चावल को धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 यानी कि थायमिन नष्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉलिश किए हुए चावल की ऊपरी परत से थायमिन नष्ट हो जाता है। फलतः इसके अधिकांश सेवन वाले क्षेत्र में लोग बेरी-बेरी रोग से पीड़ित मिलते हैं। गेहूं में सामान्यतः 8 से 15% प्रोटीन और 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट और 1.5% वसा तथा 2.0% खनिज पाए जाते हैं। अगला है, गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 व E पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील इन विटामिनों का पिसाई के समय ह्रास हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं याद रखने लायक, तो देखिएगा। मुझे हालांकि लगता नहीं है इससे कोई प्रश्न बनेगा इस एडी वाले एग्जाम में। बाकी ये चीज याद रखिएगा कि मधुमेह रोगियों के लिए मड़ुआ एक उत्तम आहार है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है श्री पद्धति। श्री पद्धति के बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। श्री पद्धति, इसी को हम चावल गहनीकरण पद्धति है ये। इसका विकास कहाँ पे हुआ था? 1983 में फ्रेंच जेसूट द्वारा मेडागास्कर के कृषि वैज्ञानिक है ना, मेडागास्कर के कृषि वैज्ञानिक है फ्रेंच जेसूट, उनके द्वारा 1883 में इसका विकास हुआ है। ये क्या पद्धति है? इसके अंतर्गत धान को जलमग्न नहीं किया जाता है, अपितु वनस्पति अवस्था के दौरान मिट्टी को आर्द्र बनाए रखा जाता है ना। इस तकनीक में सामान्य की तुलना में सिर्फ आधे जल की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी आधुनिक कृषि तकनीक है जिसका उपयोग चावल की खेती में उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चावल की खेती में उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। और है ना, ऐसी ये पद्धति पारंपरिक धान रोपण तकनीकों की तुलना में है ना, जो कम पानी है ना, कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए इसमें कम पानी, कम बीज, और कम खाद है ना, केमिकल खाद का उपयोग करते हैं है ना। तो ये होता है श्री पद्धति। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धान को जलमग्न नहीं किया जाता का मतलब यही है कि कम पानी, कम बीज, कम खाद, केमिकल खाद है ना, कम केमिकल खाद का उपयोग करते हैं और है ना अधिक उत्पादन में इसको सक्षम बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए बस इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, फसलों के प्रकार हम देखते हैं। फसलों के प्रकार में क्या क्या दिया हुआ है ये सब भी हम पढ़ते रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। नकदी फसल क्या है? कैश क्रॉप्स। जब फसलों की खेती व्यापार और प्रतिफल में उच्च मुनाफे के लिए की जाती है तब फसल को नगद फसल या नकदी फसल कहा जाता है। जैसे कि जट्रोफा, जैव ईंधन के उत्पादन में प्रयुक्त। जट्रोफा क्या होता है? वो रतन जोत है ना, रतन जोत, इसी को जट्रोफा कहते हैं। ठीक है, कपास, चाय, जूट, तो ये सारी चीजें हैं जो है ना, ये नगदी फसल, ये मतलब इनका वाणिज्यिकरण होता है। ठीक है, और खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। मुख्य खरीफ फसलें
मक्का, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली आदि। तो ये सारी जो चीज है फसलें, ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। अगला क्या है? अगला है रबी फसल। रबी फसल क्या है? रबी फसलों को सर्दियों के मौसम में बोया जाता है। जैसे कि अभी ठंड चल रही है, तो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना? सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और बसंत में काटा जाता है। सर्दियों के मौसम में बारिश रबी फसल के लिए हानिकारक है। भारत में मुख्य रबी फसलें हैं गेहूं, जौ, सरसों, मटर, तिल, धनिया, प्याज, चना, है ना? चना बूट खाते रहते हैं ना जी। तो ये सब भी जो है ना, ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जायद फसल क्या है? जायद फसलें ग्रीष्म मौसम की फसलें हैं। ये शुष्क भूमि पर उगती हैं, जिन्हें मानसून का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये मुख्य रूप से मार्च से जून तक रबी और खरीफ फसल मौसम के बीच की अवधि के दौरान उगाई जाती है, जैसे तरबूज, करेला, खरबूजा, कद्दू, ककड़ी, मूंग दाल आदि। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जायद फसल में। अगला हम देखेंगे औद्योगिक फसल। औद्योगिक फसल क्या है? इसे गैर खाद्य फसल के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी खेती मुख्यतः फैक्ट्री या मशीनों में प्रयुक्त होने वाले या औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद के लिए की जाती है, जैसे जैसे शैवाल, बुचलोई, जट्रोफा, स्विच ग्रास, रबर आदि। तो ये जो उदाहरण से आप समझ पा रहे होंगे, शैवाल का मतलब तो आप समझते होंगे ना, शैवाल आपने देखा होगा, काई जैसा होता है ना, हरा हरा, है ना वो शैवाल। तो बुशलोई, जट्रोफा, जट्रोफा यानी कि रतन जो, स्विच ग्रास, रबर। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये औद्योगिक फसल के अंतर्गत आती है ना? इनका फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन अ, उत्पादों का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के औद्योगिक फसल क्या है कि ये वो फसलें होती है जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है, सिंपल से लैंग्वेज में, है ना? इन फसलों को सीधे उपभोग के बजाय, है ना, इसका क्या कहना चाहिए, प्रसंस्करण किया जाता है ना? इनका उपयोग मतलब डायरेक्ट तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं ना, रतन जोत को हम डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो इसलिए जैसे कि रबर भी है एग्जाम्पल, जैसे कि जट्रोफा यानी कि रतन जोत, इसको हम डायरेक्ट यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका हम फैक्ट्री में यूज करके इसका ईंधन बनाते हैं। वैसे ही रबर हो गया, है ना? रबर इसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका हम फैक्ट्री में प्रसंस्करण होता है, उसके बाद फिर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगला क्या है? सजावटी फसल। सजावटी फसल भी आप समझते होंगे, सजावटी फसल बहुत ज्यादा वो नहीं है ना, जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स इसको बोलते हैं। सजावटी फसलों को सजावटी उद्देश्यों के लिए उद्यानों और भूदृश्य डिजाइनों परियोजनाओं में उगाया जाता है। इनका घर में लगाए जाने वाले पौधों, कार्तिक कार्तिक पुष्प यानी कि कट फ्लावर्स और निर्दश निदर्श प्रदर्शनी यानी कि स्पेसिमेन डिस्प्ले के रूप में प्रयोग किया जाता है। सजावटी पौधों की खेती को पुष्पकृति या फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, जो बागवानी की एक प्रमुख शाखा है। उदाहरण के लिए गुलाब, ट्यूलिप, पिटूनिया या संध्या मालती आदि। तो कुल मिलाकर के जैसे कि पार्क वगैरह या फिर रोड साइड में आप देखते होंगे ना, एक तरह का पौधे बहुत सारे लगे होते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, सजावटी फसल में आते हैं ये सारी चीजें। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कृषि साख यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि ऋण। ठीक, अल्पकालीन ऋण क्या है? 15 माह से भी कम समय के लिए खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकता की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण में कहा जाता है। जैसे कि अल्पकालीन ऋण में क्या आता है कि 15 माह से भी कम समय के लिए, ठीक है, 15 माह से कम समय के लिए खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऋण दिया जाता है। मध्यकालीन ऋण में क्या होता है? 15 माह से 5 वर्ष के लिए, है ना, ऋण दिया जाता है पशु व कृषि उपकरण खरीदने के लिए। और दीर्घकालीन ऋण क्या है कि 5 वर्ष से अधिक समय के लिए भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार कराने, पुराने ऋणों का भुगतान करने व महंगे कृषि यंत्र खरीदने के लिए ये ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो छोटा सा आप याद रखिएगा, अल्पकालीन ऋण होता है 15 माह से कम समय के लिए, मध्यकालीन ऋण होता है
15 माह से 5 वर्ष के लिए, और दीर्घकालीन ऋण होता है 5 वर्ष से अधिक समय के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। कृषि साख के स्रोत। कृषि साख के स्रोत है, हम देखते हैं संस्थागत स्रोत है और गैर संस्थागत स्रोत, यानी कि इंस्टीट्यूशन सोर्सेस और नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेस। संस्थागत स्रोत में क्या कौन कौन से शामिल हैं? सरकार, सहकारी समितियां और वाणिज्यिक बैंक। और गैर संस्थागत स्रोत है साहूकार, व्यापारी और भूस्वामी। ठीक, यहाँ पे फसल नवंबर 2024 की स्थिति में और राज्य क्रमवार कृषि में अग्रणी उत्पादक राज्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो चावल के उत्पादन में सबसे आगे क्या है? पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ जी, है ना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या फिर मैं ना इसका आपको पीडीएफ दे दूंगी, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, है ना, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ठीक है, चावल, जूट, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, सरसों, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, कॉफी, रेशम, चना, मक्का, मसाला, रबर, नारियल, कपास, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। बट जो जो मेन मेन मुझे जैसा लगता है ना, वो सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि क्या, चावल हो गया, है ना, चावल हो गया, जूट हो गया, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, है ना, और क्या हो गया, सरसों भी शायद ही होगा, मूंगफली, है ना, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, कॉफी भी मेरे ख्याल से रेयर ही पूछने वाला है, चना हो गया, है ना, चना, और कपास भी नहीं होगा, सोयाबीन आप याद रख सकते हैं, चाय याद रख सकते हैं, तंबाकू। ठीक है, तो बाजरा, ज्वार, तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको मैं आपको भेज दूंगी पीडीएफ इसका, आप वहां से आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं खेती के प्रकार एवं प्रणालियां। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत में खेती के प्रकार से अभिप्राय भूमि के उपयोग, फसलों व पशुधन के उत्पादन का आकार और कृषि क्रियाओं व रीतियों से लगाया जाता है। खेती के 5 प्रकार हैं, देखते हैं क्या क्या प्रकार दिया हुआ है। मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग करना मिश्रित खेती कहलाता है। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम का कम से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, पशुपालन या डेयरी उद्योग करना मतलब फसल के साथ साथ, है ना, पशुपालन या डेयरी उद्योग या, है ना, इस तरह की खेती करना मिश्रित खेती कहलाती है, और उद्यम का कम से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। उदाहरण के लिए क्या है? मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन। मिश्रित कृषि क्या है? एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना मिश्रित कृषि कहलाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य मृदा क्षरण को रोकना तथा विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक फसल का सही ढंग से उत्पादन करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लैंग्वेज बहुत सिंपल सा है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है। इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है? मृदा क्षरण को रोकना, से कि मिट्टी बह जाती है या फिर उसकी उर्वरता जो होती है ना, थोड़ी सी खत्म सी होने लगती है, तो ऐसे मृदा की क्षरण को रोकना ही ना इसका उद्देश्य है। अगला देखते हैं, विशिष्ट कृषि क्या है? विशिष्ट कृषि होता है खेती। विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करें, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, रबर आदि के फार्म। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चाय की खेती क्यों करी जाती है, कहवा यानी कि कॉफी,
है ना, इसकी खेती, गन्ना की खेती, ये सारी चीजें जो है ये इनकी खेती इसलिए की जाती है कि इससे जो हमें है ना आमदनी आए, है ना, इससे हमें आय प्राप्त हो और इसका हम मतलब सेल करके या बेच करके, है ना, हमें 50% से अधिक या 50 लगभग कम से कम 50% का हमको प्रॉफिट हो, है ना। ये क्या होता है, विशिष्ट खेती के अंतर्गत आते हैं ये। और फिर क्या है, बहुप्रकारीय खेती यानी कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, जिस फार्म का कुल आमदनी में कई स्रोत हो तथा प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक न मिलता हो, उसे बहुप्रकारीय खेती कहते हैं। ऐसे फार्म को विविध फार्म भी कहते हैं। ठीक है, तो 50% से कम का अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ऐसी खेती बहुप्रकारीय खेती कहलाती है। ठीक, अगला देखते हैं। शुष्क खेती क्या है? शुष्क खेती का मतलब होता है ऐसी भूमि में जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच तथा इससे कम हो, वहां बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। जहां पे ह्यूमिडिटी कम होती है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, देख पा रहे हैं, वार्षिक वर्षा 12 इंच अथवा इससे कम हो, वहां बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। ठीक है, शुष्क भूमि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है, 700 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन स्वाभाविक सी बात है जी, जहाँ पे पानी कम है, मतलब वहां पे बारिश कम हो रही है और पानी है ना, वहां पे सिंचाई साधन जो भी है वो सिंचाई से हो रहा है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे थोड़ी बहुत कम ह्यूमिडिटी रहेगी और है ना, और उत्पादकता भी कम होगी, है ना। रैंचिंग खेती क्या होती है? रैंचिंग खेती इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुवाई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती और ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। ठीक है, तो रैंचिंग खेती कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि ये एक ऐसे प्रकार की खेती है जहाँ पे व्यवसायिक, ये मतलब ये व्यवसायिक पशुपालन प्रणाली है। ठीक है, पशुपालन प्रणाली है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है ना। तो मतलब व्यावसायिक तौर पर, है ना, पशुओं को चराया जाता है। तो बहुत बड़े भूभाग पर खुले में पशुओं को चराकर पाला जाता है ना, या है ना, मतलब क्या कहना चाहिए, ऐसे जानवरों, मतलब ये गाय हो गया, गाय गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, ये सब जो है ना, इन जानवरों को मतलब इन जानवरों को चराया जाता है। और है ना, मुख्य रूप से जैसे कि बकरी वकरी हो गए, है ना, दूध हो गया, मांस हो गया, ऊन, चमड़ा वगैरह ना, ये सब चीजें ये रैंचिंग खेती के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पा रही हूँ कि, है ना, भेड़ से क्या निकलता है, ऊन निकलता है। बकरी जनरली, है ना, लोग बाग उसका मांस खाते हैं। और गाय से दूध निकलना होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो ना, इसका इन पशुओं को पालने का रीजन सिर्फ यही होता है कि इनसे हमें वो फायदा मिले। ठीक है, तो बहुत बड़े क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है, पाला जाता है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जो हिमालय साइड वाला एरिया है, हिमालय बोलती हूँ, सॉरी, मतलब लद्दाख वाला एरिया, लेह लद्दाख, तो उस तरफ आपने देखा होगा कि बहुत काफी बड़े क्षेत्रों पे ऐसे भेड़ बकरियों को चराया जाता है। ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भेड़ बकरी रखने वालों को रैंचर की संज्ञा दी जाती है। अगला देखते हैं। आर्थिक आधार पर खेती के प्रकार। आर्थिक आधार पर भी खेती के प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं। पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती क्या है?
यह व्यवस्था अमेरिका तथा ब्रिटेन में प्रचलित है। भारत में चाय, कॉफी व रबर के बागान में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो पूंजीवादी से ही आप समझ पा रहे होंगे, है ना, ये कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। ठीक है। ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन, आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, अधिक पूंजी निवेश की जाती है। ठीक है। और कुल मिलाकर के इसका पर्पस सिर्फ ये होता है लाभ अर्जित करना, है ना। पूंजीवादी खेती का मतलब होता है सिर्फ, मतलब इसका पर्पस ये होता है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना, है ना। ठीक है। अधिक पैसा लगाया जाता है, अधिक पूंजी लगाई जाती है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्या है? राजकीय खेती। राजकीय खेती क्या है? स्टेट फार्मिंग। राजकीय खेती किए जाने वाले फार्म सरकार के संपत्ति होते हैं तथा भूमि का प्रबंधन सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के फार्म अनुसंधान कार्य, प्रदर्शन व अच्छे बीज की मात्रा को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है। तो इसका सिंपल सही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। तो राजकीय खेती जो है ये सरकार द्वारा संचालित होती है। ठीक है। इसका जो स्वामित्व है वो सरकार सरकार मतलब भूमि का जो स्वामित्व है वो सरकार के पास होता है। ठीक है। अगला देखते हैं। निगमित कृषि क्या है? निगमित खेती क्या है? कॉर्पोरेट फार्मिंग। खेती का यह स्वरूप अमेरिका में प्रचलित है। भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चेन्नई के कुछ क्षेत्रों में यह प्रणाली प्रचलित है। क्या है वैसे निगमित खेती? निगमित खेती यानी कि कॉर्पोरेट फार्मिंग ऐसी पद्धति है खेती की जिसमें बड़ी कंपनियां या कॉर्पोरेट कंपनियां यानी कॉर्पोरेट संगठन, है ना, खेती का संचालन करते हैं, है ना। इसी का मतलब कॉर्पोरेट यानी कि बड़ी कंपनियां ही, है ना, इसका संचालन करेंगे, प्रबंधन करेंगे और निवेश भी यही लोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ना ये भी सेम उसके जैसा है। स्टेट फार्मिंग, सॉरी क्या नाम, क्या देखा था हमने, क्या देखा था हमने? पूंजीवादी खेती, है ना। पूंजीवादी खेती की तरह है ये निगमित खेती भी, है ना। ये इसमें ही मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग ही, जैसे कि बड़ी कंपनियां ही है ना, खेती का संचालन करेंगे, प्रबंधन करेंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका पर्पस भी क्या होगा? लाभ कमाना होगा, है ना, उसी तरह का है। ठीक है। और इसके अलावा सामूहिक खेती, है ना। तो सामूहिक खेती क्या है? सामूहिक खेती होता है भूमि का स्वामित्व संपूर्ण समाज में निहित होता है। ठीक है। सामूहिक खेती का मतलब जी सिंपल से उसमें समझेंगे तो ऐसी कृषि प्रणाली है या ऐसी पद्धति है जिसमें किसान अपनी भूमि या संसाधन और श्रम को मिलाकर साझा तरीके से खेती करते हैं। साझा तरीके से यानी कि मिलजुल करके, है ना, मिला जुला करके खेती करते हैं, है ना। वही सामूहिक खेती कहलाती है ना। इसमें व्यक्तिगत वो नहीं होता है, समूह का मतलब भी स्वाभाविक सी बात है, साझा करेंगे, है ना। तो ग्रुप होगा एक तरह का, है ना, एक तरह का ग्रुप होगा। तो वो, है ना, ग्रुप के थ्रू ही ये, है ना, ये वाली इस तरह की खेती होती है। ठीक है। इसमें ज्यादातर ना छोटे किसान या फिर सीमांत किसान को ये फायदा होता है, ये सामूहिक खेती का। ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या? सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या है? कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी खेती का तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं, उसी तरह का है ना। और सदस्यों को उनके श्रम तथा भूमि के स्वामित्व के अनुपात में लाभांश के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। सदस्य समिति के अलग होने के लिए स्वतंत्र होता है। समिति सदस्य समिति से अलग होने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है। सहकारी समिति, सॉरी, सहकारी खेती ऐसी प्रणाली है कृषि की जिसमें किसान अपनी भूमि और
संसाधन और श्रम को मिलाकर खेती करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, भूमि और श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक तौर पर खेती करते हैं। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि संसाधनों के उपयोग से उत्पादन और मुनाफे को बढ़ाना। ठीक है, अगला देखते हैं। जल प्राप्ति एवं आर्द्रता के आधार पर खेती निम्न प्रकार की होती है। तर कृषि यानी कि वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग क्या है? तर कृषि काप मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तर कृषि का मतलब भी आप थोड़ा सा समझिए, जहां पे पर्याप्त वर्षा, है ना, पर्याप्त वर्षा या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है ना। और इसी को हम ना वो भी कहते हैं, क्या नाम, सिंचित कृषि। ठीक है, सिंचित कृषि इसको कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, तर कृषि को ही हम सिंचित कृषि भी कहते हैं, है ना। इसमें खेतों में क्या नमी बनी रहती है ना, और पानी की मतलब जल की उपलब्धता अधिक होती है इसमें। ठीक है, और अगला देखते हैं क्या है। यह बिना सिंचाई की खेती होती है। चावल, जूट इस प्रकार की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। आर्द्र कृषि। आर्द्र आर्द्र कृषि क्या होती है? ह्यूमिड फार्मिंग। यह कृषि कांप तथा काली मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां 100 से वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहती है। यहाँ पर वर्ष में 2 फसलों के अलावा कभी कभी जायद फसल भी प्राप्त कर ली जाती है। तो याद रखिएगा, आर्द्र कृषि का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। ह्यूमिड फार्मिंग। ह्यूमिड फार्मिंग जहाँ पे नमी बनी रहती है ना, उच्च आर्द्रता, नमी बनी रहेगी और बहुत वर्षा होगी, है ना, भरपूर वर्षा होगी। ऐसी प्रणाली में, मतलब ऐसी कृषि में उन स्थानों में जहाँ पे मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर की या उससे अधिक की वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ ये सिंचाई पर निर्भरता इसमें कम होती है ना। मतलब सिर्फ बारिश के पानी पे हम इस कृषि में डिपेंड नहीं रहते हैं। भारत में हम यहाँ पे कहाँ पे देख सकते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे ना तो पूर्वोत्तर भारत, जैसे कि कौन कौन सा क्षेत्र हो गया पूर्वोत्तर भारत में, ये असम, मेघालय, मिजोरम, है ना, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस तरफ अ, होता है ना, इस प्रकार की कृषि। हमारे छत्तीसगढ़ में भी होते हैं, है ना। और केरल, कर्नाटक, उस तरफ ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। और अंडमान निकोबार, है ना, उस तरफ भी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। तो उस तरह से, है ना, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे वर्ष में 2 फसलों के अलावा कभी कभी जायद फसल भी प्राप्त की जा सकती है। तो मे बी ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, है ना, कि आर्द्र कृषि भारत में किस क्षेत्र में होती है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, है ना, जिस तरफ समुद्र है ना। ठीक, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। अगला हम देखते हैं क्या, सिंचित कृषि। सिंचित कृषि से समझ पा रहे होंगे आप, इरिगेशन फार्मिंग, है ना, सिंपल सा है, जहां वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी तट पर नदियों के डेल्टा प्रदेशों तक सिंचित कृषि की जाती है ना। फसलों की सिंचाई के लिए कृत्रिम जल स्रोत, जैसे, है ना, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे नहर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, कुआं हो गया, ड्रिप इरिगेशन, है ना, इन सब मेथड्स का उपयोग किया जाता है ना। जहाँ पे मतलब सिंचित कृषि, यहाँ पे प्रॉपर बारिश नहीं होती, यहाँ पे कम बारिश होती है ना, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहती है बारिश, है ना। तो यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए ये लोग यहाँ पे इस तरह की कृषि, है ना, सिंचाई के लिए नहर, ट्यूबवेल, कुआं, है ना, ड्रिप इरिगेशन, ये सब का मेथड का उपयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं, भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि को 2 प्रकार में बांटा गया है। कृषि 2 प्रकार की होती है, देखते हैं कौन कौन सी है। गहन कृषि। गहन कृषि क्या है? इसी को हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं।
इस प्रकार की कृषि में निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि के अधिक प्रयोग से इस प्रकार की कृषि संपन्न की जाती है। सामान्यतः 200% से अधिक सस्य गहनता वाला क्षेत्र सघन कृषि का क्षेत्र माना जाता है। तो गहन कृषि का ना सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी कृषि पद्धति है गहन कृषि जिसमें कम भूमि क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है या आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है और अधिक श्रम का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि अधिक श्रम का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, और उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा और आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और इसमें उच्च मात्रा में उर्वरक है ना, कीटनाशक और सिंचाई और है ना अच्छी क्वालिटी का बीज है ना और कृषि की जो मशीनरी है उन सब का उपयोग किया जाएगा ताकि कितना है ना अच्छा उपज हमको मिल पाए, ठीक है। तो ये होता है गहन कृषि, है ना, इसी को हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। भारत में हमको कहाँ कहाँ पे मिलेंगी ये सब चीजें, है ना, ज्यादातर हमको कहाँ देखने को मिलती है भारत में? पंजाब, हरियाणा, है ना, और क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना, उस तरफ भी ये सारी चीजें हमको देखने इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार, है ना, उस तरफ भी हमको ये है ना गहन कृषि देखने को मिलती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या, विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि क्या है? विस्तृत आकार वाली जोतों के बड़े बड़े खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम होता है किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार यद्यपि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है किंतु कुल उत्पादन काफी अधिक होता है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कृषि भूमि की उपलब्धता अधिक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? विस्तृत कृषि का मतलब ये होता है कि कम श्रम, पूंजी भी कम लगेगा, संसाधनों का उपयोग करके बड़े भूमि क्षेत्र में इसका फसल का उत्पादन किया जाता है ना। प्रमुख तौर पर इसका देखा जाए तो है ना, जहाँ पे भूमि अधिक है लेकिन जनसंख्या घनत्व कम होता है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है ना, जनसंख्या घनत्व कम होता है, ठीक है। अगला हम क्या देखते हैं, अगला कृषि के अन्य प्रकार हैं। क्या क्या प्रकार है? समोच्च कृषि, है ना। समोच्च कृषि क्या है? समोच्च कृषि इस विधि द्वारा खेती पहाड़ों पर की जाती है। इसके द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित रखा जाता है। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं, है ना। और ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाती है, ठीक है। तो समोच्च कृषि दरअसल ये होता है क्या कहना चाहिए, समोच्च कृषि का मतलब ये होता है कि ऐसी कृषि जहां मृदा और जल संरक्षण तकनीक, जिसमें ढलान वाली भूमि का समान ऊंचाई के अनुरूप है ना हल चलाया जाता है और फसल उगाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मृदा अपरदन को रोकना और जल संरक्षण करना, ठीक है।
इसका सिंपल सा उद्देश्य होता है कि मृदा अपरदन को रोकना और जल संरक्षण करना। ठीक है, ये चीज वहीं पे लिखी हुई है, ये लिखा है। ठीक है, पहाड़ी खेती जो है पहाड़ों पर की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्योंकि देखिए ढलान होती है, पहाड़ जैसे क्षेत्र जैसे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए पहाड़ है ना, तो ऐसे वाले क्षेत्रों में ढलान इस ऐसा बना रहता है। अब यहाँ पे मान लीजिए खेती करते हैं तो पानी तो ठहरेगा नहीं ना, पानी पूरा इस तरफ से बह करके चला जाएगा। तो यहाँ पे जल संग्रहण के लिए है ना, उस क्या कहना चाहिए, पानी को रोकने के लिए है ना कुछ ऐसा तकनीक अपनाई जाती है। ठीक है, और मृदा अपरदन भी तो ऐसे ही होगा ना कि मिट्टियां भी बह करके निकल जाएंगी। तो ऐसी कृषि को हम क्या कहेंगे, समोच्च कृषि। अगला देखते हैं। अगला है निर्वहन खेती। निर्वहन खेती क्या है? निर्वहन खेती खेती करने वाले परिवार की मात्र निर्वाह भर की फसलें उगाने वाली कृषि को जीविका कृषि का नाम भी दिया जाता है। निर्वहन से ही आप समझ पा रहे होंगे कि निर्वहन का मतलब होता है कि अपना मतलब किसान जो है स्वयं और मतलब खुद का और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करते हैं। ठीक है, तो निर्वहन का मतलब यही होता है, सिंपल सा है। खेती करने वाले परिवार की मात्र निर्वाह भर की फसलें उगाने वाली कृषि को जीविका कृषि का नाम दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति के लिए खाद्य फसलों की प्रमुखता रहती है। भारत में प्रायः इसी प्रकार की कृषि की जाती है। जीवन यापन करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए जो खेती की जाती है वो निर्वहन खेती होती है। ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा सा खराब भी हो गया और तबीयत भी थोड़ी सी खराब है ना, तो मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है। अगला हम देखते हैं। अगला है कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो सभी जानते हैं कि क्या होता है ना। इसमें कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कीटनाशकों का उपयोग ना करके जीवांश पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसे कार्बनिक खेती या सुसंगत कृषि कहते हैं, या इसी को पारिस्थितिकी कृषि भी कहते हैं। देश में जीवांश खेती को एनपीओएफ यानी कि नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत अक्टूबर 2004 से की गई थी। तो मैंने जब हम कुछ टाइम पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें हम जीवांश खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ना असम को एक है ना असम राज्य को पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था और अवार्ड भी मिला है असम राज्य को, है ना। हमने किसी वीडियो में हमने इसको पढ़ा भी था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक खेती क्या होती है। ऑर्गेनिक खेती में है ना जो किस प्रकार के खादों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर की खाद हो गई या वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद, पत्तियों की खाद, है ना, उस तरह की जो खाद होती है, ऐसी खादों का उपयोग किया जाता है जिसमें कार्बनिक खेती में। ठीक है, अगला देखते हैं ले कृषि, ले फार्मिंग। ले ये ना ये वाला ले है, ठीक है, ये वाला ले। ठीक है, तो ये क्या होता है, कृषि फसलों जो वार्षिक जुताई चाहती है कि फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना, है ना, ले फार्मिंग कहलाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ले कृषि जो है ना एक प्रकार की मिश्रित कृषि है। ठीक है, एक तरह की ये मिश्रित कृषि है। ले कृषि जो है ना एक तरह की मिश्रित कृषि है जिसमें कुछ समय तक खेतों में फसल उगाई जाती है और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए प्राकृतिक रूप से है ना छोड़ दिया जाता है ना। और इस बीच में घास या जंगली पौधे वगैरह सब जो है ना ये उगाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता और जो उसकी जो संरचना है ना भूमि की, वो उसमें सुधार होता है ना। इसमें क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोड़ दिया, जमीन यहाँ पे खेती किया और छोड़ दिया, है ना, तो यहाँ पे घास वगैरह उगाए, है ना, तो इसको फिर क्या करेंगे, जला देंगे।
ठीक है, इसको जला देंगे तो जलाने के बाद इसकी जो राख होती है ना, इससे उर्वरता बढ़ती है भूमि की। ठीक है, तो यही होता है ले फार्मिंग। ठीक है, और इसके बाद क्या है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे इसको। अब अगला हम देखते हैं स्थानांतरणशील कृषि, है ना, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से ये इसको भी आप सभी जानते हैं, इसी को झूम कृषि भी कहते हैं, है ना, इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। यह मानव की आदिम अवस्था की सूचक कृषि होती है। इसमें सबसे पहले वन के किसी खंड को साफ करके वृक्षों तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके कुछ वर्षों तक इस स्थान पर कृषि की जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर यही क्रिया की जाती है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान, तो यही होती है स्थानांतरण कृषि। ठीक है, तो जैसे कि हम जलाते हैं ना कोई भी घास वास, है ना, पेड़ पौधे, तो उसकी जो राख होती है ना, वो भूमि के लिए काफी फायदेमंद होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगला हम देखते हैं, मेरे ख्याल से खत्म हो गया है टॉपिक, अच्छा बचा हुआ है। अगला हम देखते हैं, इसीलिए स्थानांतरित कृषि में इसीलिए इसे काटना और जलाना स्लैश एंड बर्न कृषि अथवा बुश फेलो कृषि भी कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों मुख्यतः नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में यह कृषि अधिक प्रचलित है। ठीक, अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। विटीकल्चर क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को विटीकल्चर कहते हैं। पिसिकल्चर क्या होता है? मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, मछली पालन की व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि पिसिकल्चर होती है। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों और पुष्पों का उत्पादन। आर्बोरिकल्चर विभिन्न विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, जिसमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है। सिल्वीकल्चर क्या है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कृषि है। नोमोरिकल्चर ये आदिम व्यवस्था की कृषि है, जिसमें मनुष्य द्वारा जंगलों में फल, जड़ी बूटी आदि का संग्रह किया जाता है। अगला ओलेरिकल्चर क्या है? जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि इसके अंतर्गत आती है। मैरीकल्चर क्या है? व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। मॉरिकल्चर क्या है? शहतूत की उत्पादन क्रिया। हॉर्सिकल्चर क्या है? सवारी एवं यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालने संबंधी कृषि जो होती है वो हॉर्सिकल्चर होती है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशु प्रजनन फार्मों को स्टॉक फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। और एरोपोनिक क्या है? हवा में उगने वाले पौधों की कृषि। हवा में उगने वाले पौधों की कृषि। ठीक, तो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे आजीविका से, अगर हम देख रहे हैं तो अगला हम देखेंगे वीडियो हरित क्रांति से संबंधित। ठीक है, और वो पढ़ेंगे, हरित क्रांति पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने में सफल रही होंगी। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।